नहीं, मैं तो ये नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ है? इमरान ने कहा तो सालेहा ने शॉपिंग पर जाने और फिर क्राउन रेस्तोरां में बैठने और इस दौरान दो अफराद की गुफ्तगू सुनने से लेकर उन अफराद की कार का नंबर चेक करने और फिर चीफ को तफसील बताने और चीफ की तरफ से इमरान को बताने के बारे में पूरी तफसील से बता दिया। गो इमरान पहले ये सारी तफसील ब्लैक जीरो से फोन पर सुन चुका था, लेकिन उसने यहाँ यही तासुर दिया कि वो ये सारी बातें पहली बार सुन रहा है। क्या उस आदमी ने खुद बताया था कि उसका ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस से है? इमरान ने सालेहा से पूछा। दूसरे आदमी को उसने बताया था कि वो मिलिट्री इंटेलिजेंस में इस सिलसिले में काम कर रहा है, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली, जिससे मैं यही समझी हूँ कि उस आदमी का ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस से है। सालेहा ने जवाब देते हुए कहा। कार का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था? इमरान ने पूछा तो सालेहा ने नंबर बता दिया। इमरान ने जेब से सेल फोन निकाला और उसे ऑन करके उसने नंबर प्रेस करके राब्ते का बटन प्रेस कर दिया। साथ ही उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। टाइगर बोल रहा हूँ बॉस। चंद लम्हों बाद टाइगर की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। एक कार का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करो और चेक करके अभी फोन पर बताओ कि ये कार किसकी है। मैं जूलिया के फ्लैट पर मौजूद हूँ, इमरान ने कहा और साथ ही सालेहा का बताया हुआ कार नंबर दोहरा दिया। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने राब्ता ऑफ करके सेल फोन को जेब में डाल लिया और फिर सामने पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज सुनाई देने लगी और फिर रिसीवर उठा लिया गया। यस, राब्ता होते ही सरदावर की आवाज सुनाई दी क्योंकि इमरान ने उनका बराह रास्त नंबर प्रेस किया था। अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में तारुफ कराते हुए कहा। किस सन में तुमने DSc की डिग्री हासिल की है? दूसरी तरफ से सरदावर की आवाज सुनाई थी। आपसे तो बहुत बाद में ली है। सुना है आपके दौर में डिग्रियां देने की बजाय वैसे ही कह दिया जाता था कि जाओ तुम पास हो, इसलिए तुम खुद ही डिग्री बना लो ताकि गरीब यूनिवर्सिटी पर डिग्री बनाने का माली बोझ न पड़े। इमरान भला कहाँ काबू में आने वाला था। जिस तरह तुम अपनी डिग्रियों का प्रोपोगंडा करते रहते हो, इस पर अब मुझे अपनी डिग्रियों पर शर्म आने लग गई है। सरदावर ने हंसते हुए कहा। आनी भी चाहिए शर्म, क्योंकि डिग्रियां जो ऐसी हैं, इमरान ने कहा तो इस बार दूसरी तरफ से सरदावर जैसे संजीदा और मतीन आदमी भी बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़े। अच्छा, बहुत हंस लिया, अब वो बात बताओ जिसके लिए फोन किया है। मैं एक जरूरी मीटिंग में जाने के लिए उठने ही वाला था कि तुम्हारी कॉल आ गई। सरदावर ने कहा। आप बेशक एक की बजाय दो बार उठकर बैठ जाइए, आपको कौन रोक सकता है। वैसे मैंने एक साइंसदान डॉक्टर आफ्ताब के बारे में मालूमात हासिल करनी थी। इमरान ने कहा। डॉक्टर आफ्ताब? ओ, तो तुम इस सिलसिले पर काम कर रहे हो? सरदावर ने कहा। मुझे तो मालूम नहीं है कि क्या सिलसिला है, अलबत्ता एक रेस्तोरां में चंद बातें सुनी गई हैं जिनका इल्म चीफ को हुआ तो चीफ ने हुक्म दिया कि आपसे डॉक्टर आफ्ताब के बारे में मालूमात हासिल की जाए। इमरान ने कहा और साथ ही उसने मुख्तसर तौर पर सालेहा की बताई हुई बातें दोहरा दी। इन दिनों मिसाइल टेक्नोलॉजी का दौर है और हर तरफ नए से नए अंदाज के मिसाइल इजाद किए जा रहे हैं। डॉक्टर आफ्ताब का ताल्लुक भी मिसाइल टेक्नोलॉजी से था। सरदावर ने मुसलसल बोलते हुए कहा। था का क्या मतलब सरदावर? इमरान ने चौंक कर कहा। क्योंकि डॉक्टर आफ्ताब को हलाक कर दिया गया है और उसकी लाश आज रात किसी भी वक्त पाकिस्तान पहुंच जाएगी। सरदावर ने कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। तफसील से बताएं सरदावर, ये तो इंतहाई अहम मामला है और चीफ को इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। इमरान ने कहा। डॉक्टर आफ्ताब मिसाइल टेक्नोलॉजी पर मुनाकिद एक साइंस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए एक्रीमिया गए। वो समंदरी जहाज पर सफर करने के बेहद शौकीन थे। जाते हुए तो उनके पास चूंकि वक्त नहीं था, इसलिए वो हवाई जहाज पर गए, लेकिन वापसी पर वो एक पाकिस्तानी मुसाफिर बरदार बहरी जहाज पर सवार होकर वापस आ रहे थे कि अचानक इत्तला मिली कि सोमाली कज़ाकों ने बहरी जहाज को लूटकर उसके मुसाफिरों और अमले को यरगमाल बना लिया और जहाज को बमों से उड़ा दिया। अलबत्ता डॉक्टर आफ्ताब के बारे में कुछ नहीं बताया गया। अमले को जहाज रान कंपनी ने तावान देकर छुड़ा लिया, जबकि मुसाफिरों को उनके खानदान ने जो तावान ना दे सके उन्हें हलाक करके उनकी लाशें समंदर में फेंक दी गई। डॉक्टर आफ्ताब के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा था, हालांकि वो भी इस मुसाफिर बरदार बहरी जहाज जो रेड रोज के नाम से रजिस्टर था सफर कर रहे थे। हुकूमत ने मिलिट्री इंटेलिजेंस से कहा कि वो सोमाली कज़ाकों से किसी भी तरह राब्ता करके डॉक्टर आफ्ताब के बारे में हतमी मालूमात हासिल करे और डॉक्टर आफ्ताब जहां भी हो उनकी वापसी यकीनी बनाई जाए। आज अब से 2 घंटे पहले इत्तला मिली है कि सोमाली कज़ाकों से राब्ता हुआ है। उन्होंने बताया है कि डॉक्टर आफ्ताब ने मज़ाहमत करने की कोशिश की थी, इसलिए उन्हें हलाक कर दिया गया। अलबत्ता उनकी लाश मौजूद है जो वापस की जा रही है और आज रात को हवाई जहाज के जरिए पाकिस्तान पहुंच जाएगी।
सरदावर ने तफसील बताते हुए कहा। डॉक्टर आफ्ताब कहाँ रहते थे? इमरान ने पूछा। डॉन कॉलोनी की एक कोठी में। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। बेहद शरीफ आदमी थे, अपने काम से काम रखने वाले, इसलिए मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि उन्होंने कज़ाकों के मुकाबिल मज़ाहमत की होगी, सरदावर ने कहा। फिर कज़ाकों को उन्हें हलाक करने की क्या जरूरत थी? वो तो उनके बदले हुकूमत से तावान की बहुत बड़ी रकम वसूल कर लेते, इमरान ने कहा। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त हो सकती है। बहरहाल मुझे अभी थोड़ी देर पहले खबर मिली है। मुझे जाती तौर पर बेहद अफसोस हुआ है और उनकी मौत पाकिस्तान के लिए भी खासी अफसोसनाक है, क्योंकि वो एक ऐसे मिसाइल पर काम कर रहे थे जो समंदर में काम करता है, और इस सिलसिले में वो साइंसी कॉन्फ्रेंस में अपना मकाला पढ़ने गए थे, सरदावर ने जवाब देते हुए कहा। ओके, शुक्रिया, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी के तासुरात नुमाया थे। फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, फोन की घंटी बज उठी तो जूलिया ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया, क्योंकि फ्लैट इसी का था और कॉल उसके लिए भी हो सकती थी। यस, जूलिया बोल रही हूँ, जूलिया ने कहा। टाइगर बोल रहा हूँ, बॉस यहाँ मौजूद होंगे। दूसरी तरफ से टाइगर की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी तो जूलिया ने रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ा दिया और साथ ही लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। यस, अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन, बज़बान खुद, मगर इन फ्लैट मिस जूलियाना फिटर वाटर बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में तारुफ कराते हुए कहा। दोस्तों, ब्लैक सन का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। शुक्रिया। बॉस, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने बताया है, ये कार अफजल खान के नाम रजिस्टर्ड है और उसमें अफजल खान का जो पता दिया गया है, उस पते पर अफजल खान के नाम की प्लेट मौजूद है, जिस पर पूरा नाम मेजर अफजल खान तहरीर है, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। ओके, अब मालूमात करो कि ये सामाली कज़ाक किस समंदर में किस रूट पर चलने वाले बहरी जहाज को पकड़ते हैं और तावान वगैरह वसूल करते हैं। इस सिलसिले में जिस कदर हो सके तफसीली मालूमात मुझे चाहिए, इमरान ने कहा। यस बॉस, मैं कोशिश करता हूँ, दूसरी तरफ से टाइगर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। सुनो, ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आइंदा तुम्हारे मुंह से लफ्ज कोशिश निकला तो गोलियों से छलनी कर दूंगा। नॉनसेंस, कोशिश का लफ्ज वो इस्तेमाल करते हैं जिन्हें अपने आप पर एतमाद नहीं होता। मुझे तफसीलात चाहिए बस, इमरान ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। यस बॉस, सॉरी बॉस, आइंदा ऐसा नहीं होगा बॉस, टाइगर ने कहा तो इमरान ने एक झटके से रिसीवर रख दिया। वो तुम्हारा इतना अदब करता है और तुम इसे तौहीन आमेज अंदाज में डांटते हो। नॉनसेंस, ये क्या तरीका है? इस बार जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। उस्ताद का रौब व दबदबा कायम रहना चाहिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। यस, कर्नल शाह बोल रहा हूँ, एक रौबदार आवाज सुनाई दी। मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ की खिदमत में अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन सलाम पेश करता है, इमरान ने कहा। ओ इमरान साहब, आप बड़े अरसे बाद फोन किया है। आपके चीफ तो हमें घास ही नहीं डालते, आप तो ऑफिस आ जाया करें, हम भी आपसे कुछ सीख लेंगे, कर्नल शाह ने मुस्कुराते हुए लहजे में कहा। घास का कितना बड़ा गट्ठर चाहिए आपको, या ट्रक भर के लेकर आऊं? इमरान ने कहा। घास का गट्ठर? क्या मतलब? कर्नल शाह ने चौंक कर कहा। आपने खुद ही तो कहा है कि चीफ आपको घास नहीं डालते, अब जाहिर है आप मुझे दावत दे रहे हैं तो घास के लिए ही दे रहे होंगे, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ कर्नल शाह बेख्तियार हंस पड़ा। इमरान साहब, वो तो मैंने मुहावरतन कहा था, बहरहाल हुक्म फरमाए, क्या खिदमत कर सकता हूँ, कर्नल शाह ने संजीदा लहजे में कहा। कर्नल शाह साहब, डॉक्टर आफ्ताब के सिलसिले में सरदावर से बात हुई है, उन्होंने ही बताया है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस इस सिलसिले में काम कर रही है। ये क्या सिलसिला है? सरदावर ने तो बताया है कि उन्होंने मज़ाहमत करने की कोशिश की तो उन्हें हलाक कर दिया गया और आज रात उनकी लाश वापस लाई जा रही है, इमरान ने कहा। जी हाँ इमरान साहब, मुझे ज़ाती तौर पर बेहद अफसोस हुआ, लेकिन हकायक यही है, ये वारदात सामाली कज़ाकों ने की है, कर्नल शाह ने जवाब दिया। आपके राब्ते सामाली कज़ाकों से किसकी मारिफत हुए हैं? इमरान ने पूछा। हमारी सर्विस में मेजर अफजल खान है, उनके बहनोई सामालिया में पाकिस्तान के सफीर हैं। इन सफीर साहब का नाम आगा शेर खान है। मेजर अफजल खान के जरिए पर्सनल तौर पर सफीर शेर खान से दरख्वास्त की गई, फिर डॉक्टर आफ्ताब का सुराग मिला और इनकी कोशिशों से अब लाश वापस आ रही है, कर्नल शाह ने कहा। ओके, बस यही मालूम करना था ताकि चीफ को रिपोर्ट दी जा सके। अल्लाह हाफिज, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब केस तो खत्म हो गया, वरना चीफ डॉक्टर आफ्ताब की वापसी का हुक्म देते, जूलिया ने कहा।
इन सामाली कज़ाकों ने समंदरों में ऐसी हुकूमत कायम कर रखी है कि सुपर पावर्स भी उनके मुकाबिल नहीं आती। ये इनफरादी काम नहीं हो सकता, लाजमन कोई तंजीम बनी हुई होगी। ऐसी तंजीम का खात्मा जरूरी है, सालेहा ने कहा। जूलिया ठीक कह रही है, चीफ को जज्बाती बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल मैं मालूमात हासिल कर लूंगा कि ये लोग कौन हैं और किसके तहत ये काम हो रहा है, इमरान ने उठते हुए कहा। और फिर थोड़ी देर बाद उसकी कार दानिश मंजिल की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। क्रीमिया के बैनुल अक़वामी शहर नाराक के मज़ाफ़ात में सियाफाम अफराद का एक खुसूसी क्लब था, जिसका मालिक और जनरल मैनेजर सियाफाम रॉक्स था। रॉक्स उद्धड़ उम्र था, लेकिन उसका जिस्म किसी जंगली भैंसे की तरह पला हुआ था। चेहरा बड़ा था और चेहरे पर जख्मों के मुंदमल निशानात खासी तादाद में थे, जिनसे जाहिर होता था कि उसकी अब तक की जिंदगी लड़ने भिड़ने में ही गुजरी है। रॉक्स अपने दौर में क्रीमिया के अंडरवर्ल्ड का खासा बड़ा नाम था। वो हर किस्म के जुराइम में मुलविस रहता था। फिर एक हादसे में उसकी टांग कट गई तो उसने मसनूई टांग लगवा ली, लेकिन ये मसनूई टांग इस कदर दुरुस्त अंदाज में लगाई गई थी कि वो अब नॉर्मल अफराद की तरह उठता बैठता और चलता फिरता था। जब तक उस टांग से कपड़ा ना उठाया जाए, किसी को ख्याल तक नहीं आ सकता था कि उसकी एक टांग घुटने से नीचे मसनूई है। रॉक्स सामाली नजात था, लेकिन फिर वो तवील अरसे पहले सामालिया से क्रीमिया शिफ्ट हो गया और क्रीमिया के अंडरवर्ल्ड में उसने अपना नाम पैदा कर लिया। उसके बाद ये क्लब उसने खरीद लिया। इस क्लब का पहले नाम कुछ और था, लेकिन अब ये रॉक्स क्लब कहलाता था। रॉक्स का ताल्लुक अब भी जराइम से था, लेकिन उसने अब आम जराइम छोड़कर एक बैनुल अक़वामी तंजीम ब्लैक सन में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। वो इस तंजीम के एक सुपर टॉप सेक्शन का इंचार्ज था। सामाली कज़ाकों के कई ग्रुपों का ताल्लुक भी ब्लैक सन से था। इस तरह ब्लैक सन के जराइम पेशा ग्रुप्स जो सियाफाम अपराध पर मुश्तमिल थे और तकरीबन दुनिया के तमाम बड़े छोटे मुल्कों में मौजूद थे, ये सब भी ब्लैक सन के ही तहत थे। ब्लैक सन सिर्फ जराइम पेशा तंजीम ही नहीं थी, बल्कि ब्लैक सन का मकसद पूरी दुनिया पर सियाफामों की हुकूमत कायम करना था। इसलिए ब्लैक सन में ऐसे खुसूसी सेक्शन कायम किए गए थे जो इंतहाई खतरनाक हथियार तैयार करने या उनके लिए दुनिया भर से साइंसदानों को अगवा करने में मुलविस थे। ऐसे सेक्शंस न जाने तादाद में कितने थे, लेकिन इन सबको सुपर टॉप सेक्शंस कहा जाता था। आगे उनके नाम थे, जैसे रॉक्स सुपर टॉप सेक्शन, जिसका इंचार्ज रॉक्स था। इसके तहत सामाली कज़ाकों के कई ग्रुप थे जो सुपर टॉप सेक्शन रॉक्स के लिए रकम इकट्ठी करते थे। इसके साथ साथ बाज़ औक़ात क्रीमियन हुकूमत भी अपने मखसूस मकासद के लिए इन्हें इस्तेमाल कर लेती थी, इसलिए वो इन कज़ाकों की कार्रवाइयों को नज़रअंदाज कर दिया करती थी। सामाली कज़ाकों का दायरेकार जुनूबी बहर ओकानियोस और बहर हिंद था। इन दोनों समंदरों में बेशुमार छोटे बड़े जजीरे थे, जिनके बारे में दुनिया को इल्म नहीं था और न ही किसी नक्शे पर इन्हें जाहिर किया गया था, क्योंकि ऐसे जजीरे समंदर में उभरते और डूबते रहते थे। ऐसे कई जजायर पर रॉक्स सुपर टॉप सेक्शन, जिसे आमतौर पर रॉक्स सेक्शन कहा जाता था, का कब्जा था और वहां ब्लैक सन की इंतहाई खुफिया लेबोरेटरीज बनाई गई थी, जिनमें इंतहाई जदीद और ताकतवर हथियारों पर रिसर्च होती रहती थी। रॉक्स अपने इस क्लब में ही रहता था। क्लब की चौथी मंजिल उसकी रहायशगाह के तौर पर मखसूस थी। उसके मेहमान भी यहीं रहा करते थे। चौथी मंजिल के उकब में एक खुसूसी रास्ता बनाया गया था, ताकि चौथी मंजिल पर आने जाने के लिए क्लब के मेन गेट और हॉल से ना आना पड़े। क्रॉस क्लब सियाफाम अफराद का पसंदीदा क्लब था, इसलिए यहाँ 24 घंटे की सर्विस थी और तकरीबन 24 घंटे ही ये सियाफाम मर्द और औरतों से भरा रहता था। यहाँ इंतहाई सख्त डिसिप्लिन कायम किया गया था, इसलिए यहाँ लड़ाई झगड़ा बेहद कम होता था। अगर हो जाता तो फिर वहाँ मौजूद मुसल्लह अफराद पलक झपकने में झगड़ा करने वालों का खात्मा करके उनकी लाशें बाहर सड़क पर फेंक देते थे। पुलिस भी इधर का रुख करती हुई घबराती थी, इसलिए कहा जाता था कि क्रॉस क्लब सियाफाम जुराइम पेशा अफराद का किला है। रॉक्स अपने ऑफिस में बैठा एक फाइल देखने में मसरूफ था कि पास पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी, तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और कान से लगा लिया। हाँ बोलो, रॉक्स ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। वो इसी अंदाज में बात करने का आदी था। मुझे रिपोर्ट मिली है कि आपके आदमियों ने पाकिस्तान के साइंसदान को हलाक कर दिया है। क्या वाकई ऐसा हुआ है? दूसरी तरफ से क्रीमिया के सेक्रेटरी साइंस ने सर्द और खुश्क लहजे में कहा, हमारे आदमी नहीं बल्कि सामाली कज़ाकों ने ऐसा किया है। जब उन्होंने जहाज को अगवा किया तो उस साइंसदान ने शदीद मज़ाहमत की और एक अगवाकार को जख्मी कर दिया, जिस पर उसे गोली मार दी गई। मुझे भी अभी अभी रिपोर्ट मिली है, रॉक्स ने जवाब देते हुए कहा। आप तो इसमें मुलविस नहीं है, ये बात तो तय है या नहीं? सेक्रेटरी साइंस ने कहा। नहीं जनाब, हमारा इससे बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, रॉक्स ने मुंह बनाते हुए कहा।
वे ठीक है, वरना हमें खतरा लाहक हो गया था कि कहीं पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस आपके खिलाफ काम करना शुरू ना कर दे। इस तरह एक्रीमिया के भी बहुत से मामलात उनके सामने आ सकते हैं। सामाली कज़ाकों के खिलाफ अगर वो काम करते हैं तो करते रहें। ओके, सेक्रेटरी साइंस ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस, ये कौन सी सर्विस है जिससे एक्रीमिया का सेक्रेटरी साइंस इस कदर खौफजदा है? रॉक्स ने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन एक बार फिर वो फाइल पर झुक गया। कई घंटों तक काम करने के बाद रॉक्स ने ऑफिस से उठने का इरादा किया ही था कि उसके जहन में सेक्रेटरी साइंस की बात आ गई। उसने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। कर्नल जेम्स बोल रहा हूँ। राब्ता होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। रॉक्स बोल रहा हूँ जेम्स, रॉक्स ने कहा। ओह तुम, कोई खास बात? कर्नल जेम्स ने कहा। तुम फील्ड एजेंटों में रहे हो, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में भी जानते हो? रॉक्स ने कहा। हाँ, इंतहाई खतरनाक सीक्रेट सर्विस है, लेकिन तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक पैदा हो गया है? कर्नल जेम्स ने कहा। मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। उनका कोई साइंसदान बहरी जहाज पर सफर कर रहा था। वो जहाज सामाली कज़ाकों ने अगवा कर लिया। साइंसदान ने मज़ाहमत की तो उसे गोली मारकर हलाक कर दिया गया। ये रिपोर्ट किसी ने सेक्रेटरी साइंस को दे दी तो उसने फ़ोन करके मुझसे पूछा कि मेरा तो इस पाकिस्तानी डॉक्टर से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने उसे बता दिया कि सामाली कज़ाकों में एक दो ग्रुप हमारे हैं, लेकिन ये वारदात हमारे ग्रुप ने नहीं की और ना ही हमारा इससे कोई ताल्लुक है, जिस पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। उनका कहना था कि उन्हें खदशा पैदा हो गया था कि कहीं पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस हमारे सरों पर न पहुंच जाए। मैं तो इस बारे में नहीं जानता था, इसलिए मैंने तुमसे पूछा है। रॉक्स ने तफसील से बात करते हुए कहा। ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो वाकई इंतहा खतरनाक तरीन सर्विस है, कर्नल जेम्स ने जवाब देते हुए कहा। होंगे, बहरहाल शुक्रिया, रॉक्स ने कहा और रिसीवर रख दिया और मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसी लम्हे फोन की घंटी बज उठी तो उसने वापस मुड़कर रिसीवर उठा लिया। हाँ बोलो, रॉक्स ने कहा। सब हेडक्वार्टर से कॉल है, दूसरी तरफ से कहा गया तो रॉक्स बेख्तियार उछल पड़ा। सब हेडक्वार्टर से, कराओ बात, रॉक्स ने तेज लहजे में कहा। हेलो सब हेडक्वार्टर, एक मशीनी सी आवाज सुनाई दी। यस बॉस, रॉक्स बोल रहा हूँ, रॉक्स ने इस बार खासे मुअद्दबाना लहजे में कहा। कॉम्बो और उसका ग्रुप कितने अफराद पर मुश्तमिल है? बॉस ने पूछा। 6 अफराद हैं इस ग्रुप में बॉस, रॉक्स ने जवाब दिया। पाकिस्तानी डॉक्टर को उन्होंने अगवा किया था, दूसरी तरफ से कहा गया। यस बॉस, रॉक्स ने चौंक कर कहा। कॉम्बो का नंबर 2 कौन है? बॉस ने पूछा। रॉल्फ बॉस, रॉक्स ने जवाब देते हुए कहा। कॉम्बो या रॉल्फ और उसके ग्रुप के अफराद तुम्हारे बारे में या सब हेडक्वार्टर के बारे में कितना जानते हैं? बॉस ने पूछा। कॉम्बो मेरे बारे में जानता है, सब हेडक्वार्टर के बारे में कुछ नहीं जानता, और ना ही रॉल्फ और ना ही उसका ग्रुप मेरे बारे में या सब हेडक्वार्टर के बारे में जानता है, रॉक्स ने जवाब देते हुए कहा। कॉम्बो को फौरन 1 घंटे के अंदर फिनिश कर दो और रॉल्फ को उसकी जगह दे दो, लेकिन अपने बारे में तफसील बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना सैटेलाइट फोन नंबर उसे दे देना, बॉस ने हुक्म देते हुए कहा। हुक्म की तामील होगी बॉस, लेकिन इस ऑर्डर की वजह जान सकता हूँ, रॉक्स ने कहा। तो तुम अब इस काबिल हो गए हो कि सब हेडक्वार्टर से वजह पूछ सको। ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। आइंदा अगर तुमने वजह पूछी तो चंद लम्हों बाद तुम्हारी लाश गटर में पड़ी नजर आएगी। ये सब कुछ तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया जा रहा है, क्योंकि इत्तलात मिल रही है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस अपने साइंसदान डॉक्टर आफ्ताब के कातिलों से इंतकाम लेने के लिए किसी भी वक्त पाकिस्तान से रवाना हो सकती है, और वो बहरहाल कॉम्बो तक लाजमन पहुंच जाएगी, क्योंकि कॉम्बो ने डॉक्टर आफ्ताब की लाश पाकिस्तान सफीर के हवाले की है, और कॉम्बो से वो लोग तुम्हारे सर पर और तुम्हारे जरिए सब हेडक्वार्टर तक पहुंच सकते हैं। गो हम इनका खात्मा कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक सन अभी तक खुफिया तंजीम चली आ रही है, फिर ये ओपन हो जाएगी और तमाम सुपर पावर्स की ताकतवर एजेंसियां ब्लैक सन के खिलाफ काम शुरू कर देंगी, जबकि हम अभी इस काबिल नहीं हुए कि तमाम दुनिया के समंदरों और ममालिक पर कब्जा कर सकें। गो हम जल्द ही इस काबिल हो जाएंगे, लेकिन फौरी तौर पर ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कॉम्बो की कुर्बानी देकर हम तंजीम को बचा लेंगे। आइंदा ना पूछना, वरना, बॉस ने तेज लहजे में कहा, और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो रॉक्स ने बेख्तियार लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर दिए। उसका पूरा जिस्म पसीने से भीग गया था, क्योंकि उसे मालूम था कि सब हेडक्वार्टर अपने अहकामात की बिला चून चरा तामील चाहता है, जबकि रॉक्स के मुंह से हैरत की वजह से ऐसा निकला था कि वो सब हेडक्वार्टर से उसके हुक्म की वजह पूछ बैठा था। ये तो उसकी खिदमत थी जिसके लिए उसे फौरी मौत की सजा देने की बजाय लास्ट वार्निंग दी गई, क्योंकि वो वजह सुनकर मजीद हैरान हुआ था कि आखिर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस है क्या कि उससे इतनी बड़ी मजबूत और इंतहाई ताकतवर बैनुल अक़वामी तंजीम इस कदर खौफजदा हो रही है।
कि अपने अहम आदमी को खुद हलाक कराने पर उतर आई है। उसे कॉम्बो की अहमियत का इल्म था, लेकिन अब मजबूरी थी। उसने फोन का रिसीवर उठाया और एक बटन प्रेस कर दिया। हुक्म बॉस। दूसरी तरफ से मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। सामालिया में कॉम्बो के असिस्टेंट रॉल्फ को कहो कि वो मुझे बराह रास्त और फौरन फोन करे, रॉक्स ने कहा और रिसीवर रख दिया। तकरीबन 15 मिनट बाद फोन की घंटी बज उठी तो उसने रिसीवर उठा लिया। हाँ बोलो, रॉक्स ने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए कहा। रॉल्फ बोल रहा हूँ बॉस, सामालिया से। आपने हुक्म दिया था फोन करने के लिए, हुक्म दीजिए। रॉल्फ की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। कॉम्बो कहाँ है? रॉक्स ने पूछा। कॉम्बो सामालिया हेडक्वार्टर में ही है, लेकिन अलहदा कमरे में है। रॉल्फ ने गोलमोल सा जवाब दिया तो रॉक्स समझ गया कि वो किसी लड़की के साथ अलहदा कमरे में बैठा शराब पी रहा होगा। ओके, मेरा हुक्म गौर से सुनो, किसी किस्म का सवाल करने की जुर्रात ना करना। कॉम्बो ने पाकिस्तानी डॉक्टर आफ्ताब की लाश पाकिस्तानी सफीर के हवाले करके बहुत बड़ी हिमाकत की है। हेडक्वार्टर ने इसका इंतहाई सख्त नोटिस लिया है, इसलिए कॉम्बो को फिनिश करने का हुक्म दिया गया है। तुमने 1 घंटे के अंदर कॉम्बो को हलाक करके मुझे रिपोर्ट देनी है, और अब कॉम्बो की जगह तुमने लेनी है। फौरन हरकत में आ जाओ और हुक्म की तामील करो, रॉक्स ने तेज लहजे में कहा, और इसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। लेकिन उसके चेहरे पर अफसुर्दगी के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि कॉम्बो ने तवील अरसे तक उसका साथ दिया था और उसने ही उसे सामालिया में एडजस्ट किया था, और आज उसे ही उसकी हलाकत का हुक्म देना पड़ा था। इमरान अपने फ्लैट में बैठा एक साइंसी रिसाला पढ़ने में मसरूफ था कि पास पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ। इमरान ने रिसाले से नजरें हटाए बगैर अपने मखसूस अंदाज में कहा। टाइगर बोल रहा हूँ बॉस, आप इजाजत दे तो मैं फ्लैट पर आ जाऊँ। टाइगर ने कहा। आ जाओ, लेकिन चाय नहीं मिल सकेगी क्योंकि सुलेमान मार्केट गया हुआ है, इमरान ने जवाब दिया। मैं खुद चाय बना लूंगा बॉस, टाइगर ने कहा। तो फिर आ जाओ, निकी और पूछ पूछ, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद कॉल बेल बजने की आवाज सुनाई दी तो इमरान ने रिसाला बंद करके मेज पर रखा और उठकर बैरियन दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कौन है? इमरान ने ऊंची आवाज में कहा। टाइगर हूँ बॉस, टाइगर की आवाज सुनाई दी। टाइगर हो तो फिर किसी चिड़ियाघर का रुख करूं, इमरान ने दरवाजा खोलते हुए कहा। टाइगर का चिड़ियों से क्या वास्ता बॉस, टाइगर ने जवाब दिया तो इमरान उसके खूबसूरत जवाब पर बेइख्तियार हंस पड़ा। आओ, इमरान ने हटते हुए कहा, और फिर टाइगर के अंदर दाखिल होने पर उसने दरवाजा बंद कर दिया और वो दोनों सिटिंग रूम में आकर बैठ गए। हाँ बताओ, क्या मसला है? इमरान ने कहा। बॉस, आपने सामाली कज़्ज़ाकों के बारे में तफसीली रिपोर्ट तलब की थी, वो मैं ले आया हूँ, टाइगर ने कहा, और फिर कोट की अंदरूनी जेब से उसने एक फाइल निकालकर इमरान के सामने मेज पर रख दी। इमरान ने हाथ बढ़ाकर फाइल उठा ली और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। फाइल में 4 कागज थे जिन पर कंप्यूटर लिखाई मौजूद थी। इमरान जब चारों सफ़ात पढ़ चुका तो उसने फाइल बंद करके वापस मेज पर रख दी। तुमने खासी तफसीली मालूमात हासिल कर ली है। तुम्हारी रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ बहुत से अगवाकार ग्रुप्स हैं, जिसका दाव लग जाता है वो अगवा कर लेता है और फिर तावान वसूल करता है, लेकिन मेन ग्रुप तो कोई होगा, इमरान ने कहा। यस बॉस, कॉम्बो ग्रुप मेन ग्रुप है। आपने शायद ये मालूमात इसलिए हासिल की है कि आप डॉक्टर आफ्ताब की मौत का इंतकाम लेना चाहते हैं, टाइगर ने कहा।